मार्च 2003 यूएसए इन्वेड करता है इराक को, क्योंकि यूएसए के अकॉर्डिंग इराक के पास थे weapons of mass destruction. जिसका कोई एविडेंस तो यूएसए को नहीं मिला। लेकिन इस वॉर की वजह से 2003 से 2011 तक इराक में लगभग 4.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जब यूएसए को कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले और ना ही उसका कोई एविडेंस मिला, तो ये वॉर क्यों हुई, क्या रीज़न थे इस वॉर के होने के, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq. The United States and our allies have prevailed. तो जैसे कि आप जानते हैं 1991 में गल्फ वॉर खत्म होती है, जिसमें अमेरिका लीड कलेक्शन फोर्स और इराक के बीच एक सीज फायर साइन होता है, जिसके बाद वॉर रुक जाती है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 687 पास करती है, जिसके अकॉर्डिंग इराक को अपने सभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसके साथ ही इराक पर और भी कई सारे सैंक्शन लगाए जाते हैं। यूएन इराक पर ट्रेड एम्बार्गो यानी कि कोई भी कंट्री इराक के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता लगा देती है, जिसके बाद यूएन इराक में एक फूड और ऑयल एक प्रोग्राम चलाता है, जिसके अकॉर्डिंग इराक को उसके तेल के बदले कोई पैसा या हथियार नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिर्फ फूड और उसकी अदर ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज ही दी जाएं। अब इन सब के बाद 1998 में इराक यूएन कॉर्पोरेशन ऑफ वेपन इंस्पेक्शन को अपने कंट्री से रिमूव कर देता है, जिसके बाद यूएस और यूके मिलकर इराक पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, ये कहकर कि उनके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को खत्म कर देंगे। और फिर 2000 में जॉर्ज बुश के प्रेसिडेंट बनने के बाद 2001 11 सितंबर को अमेरिका में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसे अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा ने अंजाम दिया था। जिसके बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इराक को इन्वेड करने का प्लान बनाने लगते। लेकिन इराक क्यों? क्योंकि टेररिस्ट अटैक तो अफगानिस्तान टेरर ग्रुप ने किया था। तो देखिए 9/11 के अटैक के बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ये क्लेम करते हैं कि सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इराक दोबारा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि एक नए 9/11 को अंजाम दे सकता है। और जॉर्ज बुश इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ इविल का पार्ट बताते हैं। और फिर 2002 में यूएनएससी के सामने इराक को इन्वेड करने का प्लान रखते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के साथ साथ और भी कई देशों की इंटेलिजेंट एजेंसी ये कंफर्म कर देती है कि इराक के पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है और ना ही इसका कोई एविडेंस मिला है, और इराक वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी यूके यूएस के इन्वेजन प्लान को सपोर्ट करता है, जबकि फ्रांस और जर्मनी इसे सपोर्ट नहीं करते। और फिर यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 1441 पास करते हुए इराक में दोबारा इंस्पेक्शन करने की बात करते हैं, जिसे सद्दाम हुसैन 13 नवंबर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद फरवरी 2003 तक इंस्पेक्शन फोर्सेस ये कंफर्म कर देती हैं कि इराक में कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन कुछ महीने बाद ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल इराक में दोबारा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छिपे होने के एग्रीमेंट प्रेजेंट करते हैं, और साथ ही वो इराक और अल कायदा के कनेक्शंस के बारे में भी बताते हैं। जिसके बाद यूएस, यूके और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ मेंबर्स मिलकर इराक में फोर्स भेजने के रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं। लेकिन कनाडा, जर्मनी और फ्रांस से सपोर्ट ना मिलने की वजह से इस रेजोल्यूशन को रोक दिया जाता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट बुश सद्दाम हुसैन को सरेंडर करने के लिए 48 आवर्स की डेडलाइन देते हैं। लेकिन वहीं इसी बीच कई कंट्रीज और अमेरिका की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री फोर्सेस प्रेसिडेंट बुश को इस वॉर के अगेंस्ट वार्न करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी यूएस 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च कर देता है, जिसमें यूएस लगभग 3 लाख एलाइड ट्रूप्स के साथ मिलकर इराक को इन्वेड करना स्टार्ट करता है अक्रॉस इट्स बॉर्डर विद कुवैत। जिसके बाद मई तक इराकी आर्मी हार जाती है और 2006 आते आते यूएस सद्दाम हुसैन को भी हैंग कर देता है। और इसके साथ ही 2003 टू 2011 इस वॉर में लगभग 4,60,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। यूएस को भी इस वॉर की कॉस्ट $3 ट्रिलियन जितनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिस वजह से ये वॉर हुई वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक इराक में नहीं मिले और ना ही उनका कोई एविडेंस मिला है।